इस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपने वादे के मुताबिक अब हम हाजिर हो गए हैं। एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने आपसे वादा किया था कि आईटी एग्ज़ाम जो 2024 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, उसकी हम पूरी एक कंप्लीट तैयारी कराने जा रहे हैं। और उसमें हम क्या कराने जा रहे हैं वो भी पहले हम बता दें। देखिए, स्ट्रेटजी आपको अपनी हम पहले बता दें। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि पहले की आईटी एग्ज़ाम 2024 का जो हम टारगेट रखे हैं 40 प्लस का, अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो हम चाहेंगे आपका 40 प्लस सिक्योर हो। दूसरी बात है कि हम रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करेंगे। ज़्यादा इन द सेंस कि अब ये समझिए कि हम 80% रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, आपको उससे बेनिफिट क्या होगा, ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं कि किसी ईयर अगर आप देखते हैं तो आईटी एग्ज़ाम जो है, अगर आप 25 और 28 के बीच में अगर आप नंबर लेते हैं, मोस्टली 25-26 यही कट ऑफ जाता है। हम जनरल की बात कर रहे हैं। 28 और 30 तो मतलब ठीक ठाक है, अच्छा है। अगर आप 40 प्लस पाते हैं तो फिर आप इंडिया की जो बेस्ट आईटीज़ हैं वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम रियल एनालिसिस ही क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, पहले उसका हम क्यों डीप नॉलेज देने जा रहे हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि रियल एनालिसिस का अगर आप कंट्रीब्यूशन ईच ईयर आईटी एग्ज़ाम में देखते हैं तो 45 मार्क्स का है। 40 से 45 मार्क्स का है। इससे 40 से कम नहीं होने जा रहा है, 45 से ज़्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक हम अगर राउंड फिगर की बात करें तो 45 आप मान के चलें, 40 से 45 रियल एनालिसिस ही रहनी है। अगर 40 प्लस में देश की बेस्ट आईआईटीज़ मिल सकती है और उसमें 45 सिर्फ रियल एनालिसिस का कंट्रीब्यूशन है, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रियल एनालिसिस इन द आईटी एग्ज़ाम। आईटी एग्ज़ाम क्यों, गेट की बात हो, CSIR की बात हो, सब में इसका इम्पॉर्टेंस बहुत बड़ा है। खैर आईटी एग्ज़ाम में तो आप देख ही रहे हैं क्या होने जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ हम आपको ट्रिक बताएंगे। क्यों ट्रिक बताएंगे, क्योंकि देखिए 3 घंटा आपके पास है, 100 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हैं जो 100 नंबर के होते हैं। तो 100 नंबर तो कोई करेगा नहीं, कोई लाएगा भी नहीं, उसकी बात भी नहीं होती है। तो 100 नंबर के लिए आप क्यों मर रहे हैं भाई। अगर 40 नंबर्स पे ही देश की बेस्ट आईआईटीज़ मिल जा रही है तो 100 का क्या मतलब है यहाँ। तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए ना कि 40 प्लस मिल जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ काम करेंगे और आपको भी ऐसी तैयारी करनी है। तो फिर ऐसे होगा कैसे, 3 घंटे में 60 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तभी होगा जब आपके पास हर क्वेश्चन के पीछे एक ज़बरदस्त ट्रिक होनी चाहिए, एक टिप्स होनी चाहिए कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और विद इन मिनट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ आपको 3-4 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि विद इन 2 मिनट वो सॉल्व हो जाए, ताकि हम बेस्ट आईआईटीज़ का जो मेरा सपना है वो सपना मेरा पूरा हो सके। तो हम इन्हीं मुद्दों पे काम करेंगे। तो नाउ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हमने जो सीरीज जो शुरू की है वो रियल एनालिसिस की शुरू की है। 2023 का हमने क्वेश्चंस लिया है। एक बात और आपसे कर दें, हम उन क्वेश्चनों को लेंगे जो आईटी एग्ज़ाम में पेटेंट होता है। पेटेंट इन द सेंस क्या कि हर साल वो क्वेश्चन उस पर बनाया ही जाता है। जब हम सीरीज चलाएंगे तो आप देखेंगे डेफिनेटली कि हम जो क्वेश्चन उठाएँ, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2019 में भी आया है। तो 2024 पे आने की संभावना वही तो नहीं आएगा, डिट्टो नहीं आएगा। 2024 में आईटी एग्ज़ाम वाला डेफिनेटली अलग क्वेश्चन सॉल्व करेगा, लेकिन उसका बेस वही होगा जो हम यहाँ अपने सीरीज़ में उठाएंगे। और बाद में मैं दिखाऊंगा भी, जब पेपर होगा तो हम ऑलरेडी उस चीज़ को दिखाएंगे कि देखिए ऑलरेडी उसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, उस रिजल्ट्स के बारे में बात की है, उस कंसेप्ट में बात की है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आइए। और दूसरी बात, आप पेन और कागज़ लेके बैठिए, क्योंकि ये जो मैं रिज़ल्ट लिखने जा रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ, अगर ये रिज़ल्ट आपने नोट नहीं किया और वीडियो लेक्चर्स आप ऐसे अगर देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो लेक्चर न देखें तो अच्छा है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं रिज़ल्ट लिखूंगा वो रिज़ल्ट आप ज़रूर लिखिए, एक नोट बनाइए, एक माइक्रो नोट, छोटा सा नोट, जो हम जितने भी क्वेश्चन उठाएंगे उस पर रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, ये सब बातें करेंगे।
तो चलते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, हम पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने जा रहे हैं। 2023 में 21 नंबर पे क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा है। MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ये मतलब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होना था। क्या है क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि लेट an एंड bn बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैं सच दैट मॉड ऑफ an माइनस an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2n है, ये है। और bn जो सीक्वेंस है वो कैसा है कि bn माइनस bn प्लस 1 1/√n फॉर n बिलोंग्स टू n। फॉर n बिलोंग्स टू n मतलब सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये जो सीक्वेंस an है और bn है इस कंडीशंस और इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, इतनी बात दी हुई है। उसके बाद आपसे 4 ऑप्शन पूछा है। पहले ऑप्शन में है कि बोथ an एंड bn आर कॉसी सीक्वेंस, सी सीक्वेंस हमने वहाँ लिखा मतलब कॉसी सीक्वेंस है, क्या वो दोनों सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस हैं। an कॉसी है, bn नहीं है, और an नीड नॉट बी बट bn कॉसी है, बोथ नहीं है, मतलब ये कॉसी सीक्वेंस के बारे में बात कही गई है। अब देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन को आप लगाने जाएंगे, प्रूव करने जाएंगे कि सीक्वेंस कौसी है या नहीं है, तो फिर टाइम की होगा और कंपटीशंस में सब बातें होती नहीं है। तो मैं एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ रिजल्ट की बात करने जा रहा हूँ। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो फिर ये विद इन मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ और आप भी उस चीज़ को लिखिए कि अगर आपके पास इफ़ an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, और यहाँ रियल नंबर का ही सीक्वेंस है, कॉम्प्लेक्स की तो बातें यहाँ है ही नहीं है, बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट एब्सोलूट वैल्यू ऑफ an प्लस 1 माइनस an लेस देन आर वेयर, आपको से यहाँ r रेज टू द पावर n है, r रेज टू द पावर n वेयर जो r की वैल्यू हमारी है वो 0 लेस देन r लेस देन 1 है दिस। तो ये जो सीक्वेंस होता है देन सीक्वेंस an इज कॉसी सीक्वेंस, ये कॉसी सीक्वेंस होता है। ये कॉसी सीक्वेंस की हमारी जो है गारंटी देता है। क्या है रिजल्ट? रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपके पास an कोई सीक्वेंस है, और यहाँ एक बात यहाँ छूट गई है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए an प्लस 1 माइनस an लेस देन r रेज टू दी पावर n वेयर, ये बात है इंपॉर्टेंट बात है, r की जो वैल्यू वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। इक्वल भी हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ग्रेटर नहीं होना चाहिए। लेस देन r रेज टू दी पावर अगर n है तो फिर वो सीक्वेंस हमारा कॉसी होता है, राइट। यहाँ r की वैल्यू क्या है? 0 और 1 के बीच में, 0 भी नहीं है, 0 होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब माड लग गया तो फिर वो तो ग्रेटर देन क्वांटिटी 0 होगी। अच्छा 0 हो गया तो दैट इज द कांस्टेंट, तो हाँ वो सब बातें नहीं है। अगर कोई भी सीक्वेंस इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो कॉसी सीक्वेंस होता है। अब यहाँ देख लीजिए क्या कहा है, an माइनस an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू दी पावर n। अब यहाँ देखिए 1 अगर 2 रेज टू दी पावर अगर n करते हैं तो डिफिनेटली ये जो नंबर है हमारा 0 और 1 के बीच में है, राइट। ये नंबर अगर 0 1 के बीच में है और मॉड वैल्यू इसके इक्वल है, अगर लेस है तो फिर वो मेरा कॉसी सीक्वेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट an इज ए कॉसी सीक्वेंस। अब जो आपको an इज ए कॉसी सीक्वेंस मिल गया, तुरंत बाकी मत सोचिए, अब ऑप्शन इल्यूमिनेट करने पे जाइए। अब जैसे देखिए यहाँ अच्छा एक और मैं लगे हाथ रिजल्ट्स की मैं बात कर दूँ तब इसके बारे में बात करूँगा। अब यहाँ जैसे bn ये दिया है इज इक्वल टू 1/√n, ये हमारा कॉसी सीक्वेंस है, नहीं तो इसका कोई ये मतलब ये कोई रिजल्ट नहीं है कि अगर सीक्वेंस के किन्हीं भी दो टर्मों का अगर डिफरेंस आप 1/√n लेते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n तो फिर ये कॉसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी बात हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा फेमस यहाँ क्वेश्चन इस पर लेके चलता है, जैसे an हम सीक्वेंस एक ले लें 1 + 1/2 + 1/3 + n.1 1/n, √n भी ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर वैल्यू हम निकालें an + 1 माइनस an तो ये इसकी वैल्यू जो आती है वो 1/n आती है, राइट। अगर ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो नहीं an + 1/n + 1 आएगी, हो गई बातें। लेकिन ये जो सीक्वेंस है हमारा, दिस सीक्वेंस इज व्हाट डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और एक कॉसी सीक्वेंस नहीं है। तो अगर इज इक्वल टू 1/√n है
तो फिर ये कॉची सीक्वेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट सिर्फ है। तो अगर रिजल्ट ये है तो AN श्योरिटी करता है, गारंटी देता है कि वो हमारा जो है कॉची सीक्वेंस होगा। BN हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन पे आइए, कह रहा है कि बोथ कॉची सीक्वेंस है, नहीं, दोनों कॉची सीक्वेंस नहीं है। BN हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, हमारी श्योरिटी नहीं है। AN इज ए कॉची सीक्वेंस बट BN यहाँ लिखा है, देख लीजिए, नीड नॉट बी, ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, कॉची सीक्वेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी हम रिजल्ट के बारे में भी बात यही कर रहे थे, तो फिर ये तो पक्की बात सही है। और ये MCQ क्वेश्चन है, एक ही सही होना है, तो बाकी हम हाल में तो देखने ही नहीं जाएंगे, बट यहाँ आपको पढ़ना है। तो जिनको बहुत डीपली नहीं चाहिए, उनको ठीक एक रिजल्ट चाहिए, तो इस रिजल्ट को लिखें और वीडियो पास करके आओ, आगे हो जाए। लेकिन जिनको मैथमेटिक्स सीखनी है, रियल एनालिसिस में कमांड थोड़ा करना सीखना है, तो उनको पूरा वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियसली वॉच करना होगा। तो BN क्या है, उसके बाद क्या है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, AN नीड नॉट बी, तो AN तो आई है, BN के बारे में शंका थी, हो भी सकता था, नहीं हो सकता था। बोथ नीड नॉट बी सीक्वेंस, नहीं, ये तो श्योरिटी है ना, AN की तो श्योरिटी हो गई कि AN को कॉची सीक्वेंस होना ही होना है, BN हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर यहाँ लिखता AN बी ए कॉची सीक्वेंस एंड BN में भी ए कॉची सीक्वेंस, अब यहाँ समझिए, अगर ये वर्ड ये यूज करता है कि सीक्वेंस BN में भी एक कॉची सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस हो सकता है तो फिर वो ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि नीड नॉट बी ए कॉची सीक्वेंस, कि BN कॉची सीक्वेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये लिख दे कि BN में भी एक कॉची सीक्वेंस, क्या BN कॉची सीक्वेंस हो सकता है, तो BN कॉची सीक्वेंस हो भी सकता है, हो गई बातें। तो हमारा ये जो क्वेश्चन 21 था, 2 नंबर्स का है, दिस इज़ द नंबर्स 2, यहाँ सब बात बताएंगे, जो नंबर 2 के होंगे, नंबर 1 के होंगे, वो सब बातें करेंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ओनली बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट। अगर ये आपको रिजल्ट पता है तो विद इन मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 ले रहे हैं, और ये MASQ है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी 2 नंबर का है। तो ये भी 10 क्वेश्चन हैं जहाँ MASQ के आते हैं, IT JAM के बड़ा ताम झाम करते हैं, और हम पूरे MASQ को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं, कम से कम एक तो सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों पे थोड़ा हम फोकस ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें पहले, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर। जैसे अभी हमने बात कही है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां आपको 2-3 मिनट्स लगेंगे, पक्का लगेगा, क्योंकि 3 घंटा जो दिया है बस फर्द पढ़े और वो ट्रिक्स और टिप्स बना के मार दिए, ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। 50% क्वेश्चंस में बातें ऐसी होंगी, बट 20 से 25% हर कॉम्पिटिशन्स का रूल है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ टाइम टेकिंग के होते हैं। तो बहरहाल उन पे मुझे कमांड करना है, उनको भी मुझे सॉल्व करना है। टाइम टेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें सॉल्व करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम सारी बातों को बताएंगे। बस जब आप उस चीज़ों को सीख जाएंगे तो फिर आप अपने अनुसार टाइम मैनेज करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, पहले समझिए, पहले एक एक वर्ड्स को ध्यान से। MASQ है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 2 नंबर्स का है। ए सबसेट यस ये दिया है, इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर इज एन m ग्रेटर देन 0 सच दैट, मतलब क्या है ये, यहाँ तक जो लिखा हुआ है, यहाँ तक ये जो है XY प्लेन में, मतलब R² जो है, R² का मतलब होता है XY प्लेन। XY प्लेन में किसी सेट को बाउंडेड कब कहते हैं, और XY प्लेन में कोई चीज़ है मतलब क्या, वो फिगर से मतलब फिगर बनने जा रहा है, ठीक है। वो बाउंडेड कब कहेंगे, R² में किसी भी सेट को बाउंडेड कब कहेंगे, R² जब भी लिखा जाएगा तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा, ओके। ये बाउंडेड कब होता है, डिफिनीशन दी गई है यहाँ कि मॉड ऑफ x आपका लेस देन आर इज इक्वल टू कोई नंबर हो, और मॉड ऑफ y भी कोई लेस देन आर इज इक्वल टू नंबर। ये नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब हमारा क्या है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये 2 रियल नंबर के बीच में होना चाहिए, कोई भी, ये भी हमारा ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है ये सेम ही हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है ना, कि मतलब हो सकता है कि हमारा ऐसा हो, ये भी हो, ये हो, तब भी हमारा जो होगा XY, ये जो सेट होगा वो बाउंडेड होगा। उसका फिगर कैसे होगा, x से हो गया,
या मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये भी कहीं भी हो सकता है, ये सी है और ये डी है, ये सी है और मान लीजिए डी है, तो फिर ये रीजन आपका हो गया। ठीक है, राइट। अभी हम डिटेल्स में सब बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बाउंडेड का यहाँ मतलब क्या है पहले समझिए। बाउंडेड का सिंपली मतलब ये है कि जो दोनों कंपोनेंट हैं अगर वो बाउंडेड है तो उसको बाउंडेड सेट हम आर स्क्वायर में कहते हैं। ओके, बात हो गई। तो डिफिनीशन लिखा है। अब नीचे वो अपना ऑप्शन घुमा रहा है। अब ऑप्शन पे चलिए देखिए, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ये है कि विच ऑफ फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज आर बाउंडेड। बाउंडेड मुझे पता करना है। ओके, यानी एक्स वाई अगर बाउंडेड है तो सेट बाउंडेड है। पहला है कि एक्स वाई बिलोंग्स आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर में वो हम एक्स और वाई रियल नंबर्स लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, बी वाले में इसको सेटिस्फाई करेंगे, सी वाले में इसको सेटिस्फाई करेंगे और डी वाले में इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के पहले कुछ हम थोड़ा एक रिजल्ट की बात कर दें। सम रिजल्ट, इफ एक्सएन प्लस वाई एन लेस देन आर इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर प्लस वेयर, नोट करिए इसे, एन इज एन इवन। एक बात यहाँ बता दें, देखिए अगर एन अगर इवन है ना तो फिर क्या होगा, अगर एक्स निगेटिव लिखेंगे तब भी ये पॉजिटिव होगा, अगर वाई निगेटिव लिखेंगे तब भी पॉजिटिव होगा। अगर एन इवन है तो एक्स वाई निगेटिव होने पर भी पॉजिटिव होगा। दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स अबाउट दैट स्टैंडर्ड। लेस देन आर इज इक्वल टू ए, मतलब क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई, तो ए को मुझे मजबूरन आर प्लस लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा जीरो कब हो सकता है, जब दोनों वैल्यू मेरी जीरो हो, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, वेयर एन इज एन इवन, देन ये जो भी जियोमेट्री रिप्रेजेंट करेगी दिस, वो हमारी बाउंडेड होती है। दिस जियोमेट्री इज बाउंडेड, यानी ये जो आर्डर्ड पेयर एक्स वाई होंगे जो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करेंगे बाउंडेड होंगे अगर एन आपका इवन है। दिस इज योर रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट। एक और रिजल्ट की बात इस स्तर पर कर लें कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन आर इज इक्वल टू ए इज ऑलवेज बाउंडेड। ये बाउंडेड होता है, हमेशा बाउंडेड होते हैं, क्योंकि इनका जो शेप होता है आर स्क्वायर में एक्स वाई प्लेन में वैसा शेप होता है। दिस इज द शेप, ये होता है। इक्वल लगा है तो बाउंड्री भी आ जाएगी, ये अगर इक्वल नहीं लगा है तो अंदर का पार्ट आ गया, पूरा हो गया ये पार्ट दिस। और ये शेप देख ही रहे हैं बाउंडेड है, ऑलवेज बाउंडेड होता है। ओके, अभी याद रहना चाहिए इस स्टैंडर्ड अगर आप तैयारी करते हैं इसको नोट करिए, तुम लोग नोट करो इसे, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई डेफिनेटली लेस देन आर इक्वल टू ए इज बाउंडेड। ऑलवेज बाउंडेड होता है, हमेशा बाउंडेड होता है। तो जब भी कभी आर स्क्वायर में सेट बाउंडेड है अनबाउंडेड है ना, तो लगाएंगे कैसे। देखिए मेरी आइडिया ये है, जो टिक्स है जो दिमाग से वो ये है कि आप उसकी जियोमेट्री बनाइए, फिगर बनाइए। फिगर अगर बना लेंगे तो अगर फिगर दो पॉइंटों के बीच में लाई करता है बाउंडेड है, दो पॉइंटों के बीच में नहीं लाई करता है तो फिर वन बाउंडेड है। दिस इज द वेरी इजी सेंस। फिर ये तो डिफिनीशन दी गई ठीक है, बट जब हम आर स्क्वायर में बात करें, आर में तो बात करते हैं बाउंडेड, तो वहाँ तो कोई बड़ी ईजी चीज़ है कि अगर कोई हमारा यह सबसेट ऑफ आर है और ये बाउंडेड कब होगा, जब कैसे होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये हो जाए वन डायमेंशन में। तो ये डिफिनीशन देते हैं कि रियल नंबर कोई सबसेट बाउंडेड कब होगा, कि जब वो सारे उसके नंबर दो रियल नंबरों के बीच में लाई कर जाए। लेकिन आर स्क्वायर में कोई चीज़ बाउंडेड कब होगी, सबसे ईजी चीज़ है कि वो जो चीज़ दी हुई है ना उसका आप जियोमेट्री बनाइए। जियोमेट्री बनाने के बाद अगर वो जियोमेट्री जो फिगर बन रहा है अगर दो पॉइंटों के बीच में लाई करता है तो डेफिनेटली वो बाउंडेड है। अगर वो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है तो अनबाउंडेड है। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस ट्रिक। और हमेशा इस आई टी जैम वाला क्वेश्चन पूछता है, बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है आई टी जैम वालों का। एक रिजल्ट हमने ये लिखा कि दिस इज कीप इन माइंड, इसको नोट करिए दिस रिजल्ट को। ये आपको इस स्तर आई टी जैम की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये आपके ज़बान पे होने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे लिखेंगे जहाँ बताएंगे कि ये ज़बान पे होने चाहिए। तो तुम लोगों को सब चीज़ें जो है लिखनी पड़ेगी। अगर आई टी जैम निकालना है, अच्छे आई टीज़ में देश के जाना है, तो फिर जो मैं लिख रहा हूँ कि तुम्हें याद रखो, दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स अबाउट दैट स्टैंडर्ड, तो तुम्हें वो याद रहना ही चाहिए। अगर तुम उसके बारे में सोचने लगोगे तो फंस जाओगे। और बाकी मैं रिजल्ट लिखूंगा, तो अगर रिजल्ट भी तुम्हारे पास है, टिक्स है तुम्हारे पास, तो फिर चलो, अगर साथ पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली 40+ का जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा।
और भाई जब भी पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो ना, तो कापी किताब लेके बैठो। ऐसे पढ़ने से तुमको कोई फ़ायदा वैदा होने जा नहीं रहा है। और हम अब सीरीज़ शुरू किए हैं तो वो 40+ का जो टारगेट है ना, वो उसको पूरा करेंगे। एक बात और कहने जा रहे हैं, अगर इस वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो ना, और सब्सक्राइब भी करो। शेयर तो करो ही करो, ताकि अन्य लोगों के पास पहुँचे, हो सकता है ज़रूरत हो, उसका कल्याण हो। और नोट हमेशा कापी और जो है कलम लेके बैठो, उस चीज़ को सब नोट करो। चलो इस चीज़ को यहाँ आते हैं। अब देखो, जब आपने इसको पढ़ा ना, तो क्या क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज आर बाउंडेड। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, जब ये आर वाला लिखे इज आर ना, तुम तो समझ जाना वो MSQ का क्वेश्चन है। नहीं, जनरली अगर वो MCQ का है तो हाँ इज लिखता है, आर नहीं लिखता है। या आर लिखा, इसका मतलब है कि वो MSQ है, मल्टीपल सेलेक्टेड है, एक से ज़्यादा सही हो सकता है। तो अब अगर रिजल्ट अभी जो हमने लिखा अगर आपको पता है तो ऑप्शन सी तो सही है, तुरंत आप मारोगे क्योंकि हमने रिजल्ट ही लिखा है। और इसको भी तुम मार दोगे, बी को भी मार दोगे, क्योंकि अभी मैंने रिजल्ट लिखा है x⁴n + y⁴n लेस दैन इक्वल टू ये पॉजिटिव नंबर। तो डेफिनेटली दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ बाउंडेड। तो फिर ये बाउंडेड हो गया, ये बाउंडेड हो गया, हो गई बात है। अब चलते हैं ए और डी देखते हैं। तो पहले ए को मैं देख लूँ। देखो क्या इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, मैं उसकी बात तुम्हारे सामने करने जा रहा हूँ। e⁻x² + y² लेस दैन आर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो फिर y² लेस दैन आर इज इक्वल टू 4 माइनस e⁻x²। अब y² है तो y² ऑलवेज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होगा। अगर y निगेटिव लिखोगे तब भी y² पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है तो y² हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं वैल्यू 0 होगी या नहीं। तो हमेशा ये तो क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है। तो मतलब क्या हो गया कि 4 माइनस e⁻x² ऑलवेज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। तो फिर e⁻x² लेस दैन आर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ दोनों काम करना, देखो e⁻x² 4 ले लेना, आर दोनों बातें होंगी ना, x² ये 4 हो गया। अब तुरंत जो है आप इसका XY प्लेन में फिगर बनाइए ना, सिखा देंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। आपको थोड़ा कर्व ट्रेसिंग भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। वैसे अगर कर्व ट्रेसिंग की बात देखनी तो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर कर्व ट्रेसिंग का हमने पूरा बनाया है, वो आप देख सकते हो, डिटेल्स में हमने वो पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में होगा कर्व ट्रेसिंग के। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, e⁻x² बनाना है। तो अगर x इज इक्वल टू, अगर आप, मैं पहले ये फिगर बनाने जा रहा हूँ e⁻x² का, x0 अगर आप लिखते हैं तो वैल्यू 1 आएगी। और लिमिट अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटिव करते हैं तो e⁻∞ होता है और e⁻∞ 0 होता है। नोट करो ये सब सारी चीज़ें जो लिख रहे हैं। तो अगर x आप पॉजिटिव लिखते हैं, x निगेटिव लिखते हैं, जो इच्छा मर्जी साहब आप लिख दीजिए, ये तो हमेशा इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। x0 लिखेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। उसके बाद इसको प्लस इन्फिनिटिव की ओर ही टेंड करना है। तो इसका स्टेप ऐसा होता है, ये वैल्यू हमारी 1 है, प्लस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करता है। हमें क्या चाहिए, e⁻x² इज इक्वल टू 4। तो ठीक है, अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो x² क्या आएगा, x² इज इक्वल टू हो जाएगा log 4। अगर x हटाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, कुछ वैल्यू होगी इसकी। तो मान लेते हैं कि यहाँ वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर x² मिलता है, x में अगर इवन पावर मिलता है, कर्व की ट्रेसिंग करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो बात हमेशा पक्का याद रखना, y एक्सिस के जैसे लेफ्ट बने, राइट बनेगा या लेफ्ट जो भी, तो राइट की बात करते हैं तुम लोगों से ज़्यादा। अगर x में इवन पावर आ रहा है और कर्व के बारे में तुम्हें एनालिसिस करनी है, बात करनी है, तो हमेशा तुम ये बात ध्यान में रखना, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि x के y एक्सिस की जैसे तुमने राइट फिगर बनाया है, सेम टू सेम वही फिगर y एक्सिस के लेफ्ट बन जाएगा। इसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। और x y में अगर दोनों में इवन पावर है तब तो बल्ले बल्ले है, जिले इलाई वाली बात है, तब तो फिर हमारा बोथ एक्सिस सिमेट्री होता है, x एंड y। अब क्या होगा, तो अगर x इज इक्वल टू अल्फा कोई नंबर है जहाँ e⁻x² 4 है, तो फिर यहाँ माइनस अल्फा पर भी वही वैल्यू मिलेगी, सिमेट्री हो गई ना। क्यों भाई, कि अल्फा लिखेंगे तो α² और माइनस अल्फा लिखेंगे तब भी α² आएगा। तो फिर ये दोनों वैल्यू मान लेते हैं, x इज इक्वल टू अल्फा, जहाँ वैल्यू मेरी 4 देता है। मुझे क्या चाहिए, e⁻x² लेस देन आर इज इक्वल टू 4 चाहिए। अच्छा, लेस देन आर इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया, यानी इनके बीच में हो गया ना,
बाउंड्री मिल गई ना, बाउंड्री तो देखनी है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ बाउंड्री की यहाँ बात करने जा रहा था। तो यक्स की तो बाउंड्री फिक्स हो गई। जब यक्स साहब आपका फिक्स हो गया तो यहाँ जरा आइए ना इक्वेशन में, ये देखिए यक्स आपकी फिक्स हो गई, 4 फिक्स है ही है, मतलब यक्स फिक्स होने का मतलब क्या, e⁻x² की वैल्यू जो दो बाउंड्री के बीच में लाई करेगी। अगर कोई चीज़ दो बाउंड्री के बीच में लाई कर रही है और उसमें कोई कांस्टेंट नंबर जोड़ना है तो तब भी वो दो फाइनाइट नंबर के बीच में लाई करेगा, y² दो फाइनाइट नंबर के बीच में लाई करेगा, ये तो पक्की बात है 100%। अगर यक्स अगर दो फाइनाइट नंबर के बीच में लाई कर रहा है तो फिर तो y को दो फाइनाइट बीच नंबर लाई करना पड़ेगा, तो फिर दिस शेप इज द बाउंडेड, मतलब ये होगा दिस रीजन। इक्वल जो 4 है वो यहाँ इस पर आ जाएगा, जो भी होगा, जो इक्वल वाले जो पार्ट्स हैं, बाकी लेस देन ये वाले पार्ट्स आएंगे। लेकिन ये 0 0 मत कर देना, 0 0 यहाँ नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल देखो ये तो 0 तब हो सकता है जब y आप 0 लिख दोगे, बट ये नेवर 0। e⁻ जो एक्सपोनेंशियल होता है x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जहाँ वो 0 हो जाती है, 0 होने की संभावना नहीं है, नेवर, ये 0 हो सकता है। तो ऑलवेज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर और दैट इज द 0। ए पॉजिटिव नंबर प्लस 0 अगेन ए पॉजिटिव नंबर, वो 0 तो नहीं हो सकता है, तो फिर ये ओरिजिन नहीं होगा ना। तो खैर इतनी वो डीपली बात आपसे पूछा भी नहीं है, वो सीधा सपाट पूछा है, बाउंडेड की बात पूछा है। तो यक्स अगर दो नंबरों के बीच में लाई करता है तो वाई भी दो नंबरों के बीच में लाई करेगा, मतलब एक्स वाई दोनों कंपोनेंट उसके बाउंडेड है, तो ऊपर की बात सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट है। हो गई बात, ओके। तो बस इतना तो आपको पकड़ना था, बाकी चीज़ पकड़नी नहीं थी। हाँ, इसको टफ और बनाया जा सकता था कि ये पॉइंट होगा या नहीं, कैसा होगा या नहीं, वो भी बातें आएंगी, जब बातें आएंगी तो वहाँ भी वो सब बातें मैं डिटेल्स में करूँगा। अब ऑप्शन डी को मैं देख लूँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपसे, ऑप्शन डी करने के पहले एक और रिजल्ट ही आप समझो। देखो भाई अब रिजल्ट ही समझो, जैसे अगर यक्स में अगर आपने 8 पावर लिखा, ठीक है, और वहाँ यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होने जा रहा है। अब 8 पावर का मतलब ये मत समझ जाना कि यहाँ -1/2 है, नहीं, 8 का यहाँ मतलब सिंपल जो है हमारा इंटीजर से। अगर आपने यहाँ 8 लिखा, कोई भी 8 नंबर लिखा और x बिलोंग्स r है यहाँ, तो यहाँ 1/x का मतलब वहाँ x 0 नहीं है, क्योंकि 0 पर होने पर बवाल हो जाएगा, वो सब बातें नहीं है। सीधे सपाट हमारे कहने का मतलब है अगर x पे अगर 8 आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ा एक क्विक रिजल्ट है, ट्रिक है, x में अगर 8 नंबर दिख रहा है और x बिलोंग्स टू r है तो कभी भी उससे बाउंडेड नहीं होगा। एक आप ट्रिक याद रख लो, बहुत तुम्हें ज़बरदस्त काम में आएगा। बहरहाल अभी मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, बस एक ट्रिक याद रखो। कोई भी r² में आप सेट बना रहे हो, सबसेट बना रहे हो, कोई ज्योमेट्री बन रही है, आप बाउंडेड अनबाउंडेड की बात हो रही है, अगर x में इवन 8 पावर अगर तो आपको नज़र आ गया ना तो उससे बाउंडेड नहीं होता है। यहाँ जैसे देखो e⁻x³ है ना, x पे यहाँ हमारा क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो फिर बाउंडेड नहीं होगा। पर अभी मैं इसको प्रूफ भी करूँगा, जिन लोगों को ये नॉलेज चाहिए कि मतलब ये बाउंडेड नहीं होगा, कैसे होगा, उसके बाद भी मैं प्रूफ करने आ जा रहा हूँ। लेकिन जिनको क्विक रिजल्ट चाहिए वो इस रिजल्ट को याद कर लें। जब भी कभी अगर इक्वेशन से देख रहे हैं कोई ऐसा दिया हुआ है और x में वहाँ इवन 8 पावर है, तो जो शेप बनेगा वो बाउंडेड नहीं होगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि x होल रियल नंबर की बात हो, तो यहाँ होल रियल नंबर ही है, x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। देखिए बस कि थोड़ी मैं ज्योमेट्री की यहाँ बात कर दूँ, और हमने कहा था जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो ज्योमेट्री की ही बात करनी है आपको। चलिए यहाँ क्या होगा, y² लेस देन आर इक्वल टू 4 - e⁻x³। अगेन y² की जो भी वैल्यू होगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, इसके लिए सेटिस्फाई होगा, मतलब 4 - e⁻x³ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, e⁻x³ लेस देन आर इक्वल टू 4 हो गया। हो गई बातें। अब इसका जरा हम फिगर बना लें, शेप बना लें। ये पूरा आपका r² है ना, XY प्लेन को r² कहते हैं और XYZ प्लेन को r³ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी करेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x³ तो इन्फिनिटी आएगा। लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी e⁻, अगर -इन्फिनिटी में यहाँ क्यूब करेंगे तो -इन्फिनिटी दैट इज़ द 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका से पैसे बनेगा हमारा, ठीक है, बात क्लियर, ओके हो गई 100%। चलिए e⁻, अब दो बातें यहाँ कर लें थोड़ा। देखिए जब भी ऐसे कहीं हो तो दो बातें करिएगा, e⁻x4 एक ये हो गया और r के साथ साथ
एक लेस देन 4 हो गया। इज इक्वल 4 का मतलब क्या कि एक्स की कुछ वैल्यू ऐसी होगी, डेफिनेटली एक वैल्यू होगी ना रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर होगा जहाँ ई रेज टू दी पावर एक्स क्यूब 4 वैल्यू मिलेगी। तो मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू ऐसा अल्फा है जहाँ ई रेज टू दी पावर अल्फा क्यूब इज इक्वल टू आपका 4 है, ये आपका एक्स अल्फा है, ये दिस। तो इज इक्वल 4 का मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू के लिए ए पॉइंट मिला आपका। अब क्या कह रहा है, 4 की बात हो गई तो एक पॉइंट मिला ना यहाँ, एक्स एक ऐसा रियल नंबर होगा जो लिखेंगे कि इसकी वैल्यू 4 देगा, 1 रियल। बट ये क्या कह रहा है कि लेस देन 4 भी है ना, लेस देन 4 मतलब कि फिर उससे कम, तो फिर उससे कम क्या होगा, 4 से कम कौन है, ये 4 बाउंड्री हो गई, उससे कम एक्स कौन कौन मिलेगा, देखिए सब सारे मिलेंगे। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा साहब, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा चलेगा, देख रहे हैं ना, एक्स यहाँ ना चलेगा पूरा, 4 से कम तो पूरा रेंज आएगा ना। बात समझ में आ रही है तुम्हें, आप समझ रहे हो ना 100%। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, इनके बीच में होगा। तो फिर एक्स बाउंडेड है, एक्स इज बाउंडेड यार, नो एक्स तो बाउंडेड नहीं है। तो जब एक्स अगर बाउंडेड नहीं है तो फिर वाई को हम देखने ही क्यों जाए, जब एक कंपोनेंट अनबाउंडेड हो गया तो पूरा सेट ही मेरा अनबाउंडेड हो गया, दिस इज द अनबाउंडेड हियर। तो फिर ये तो अनबाउंडेड हो गया। और अभी हमने एक आपको टिक्स की बात की है कि एग्जाम में भाई इतना टाइम तो आप किल करोगे नहीं, इतना टाइम होता भी नहीं है। अगर ये 8 पावर अगर दिखता है तो फिर वो अनबाउंडेड होना है, यहाँ 8 है भी, ये देखो यहाँ इवन पावर दिया था, बट यहाँ 8 होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो दिस इज नॉट राइट। तो इसका MSQ का जो क्वेश्चन 36 का उसका सही जो आंसर था वो हमारा ए था, बी था और सी था, डी नहीं सही था। क्यों नहीं सही था वो आपने देखा है। टारगेट मेरा यही है 40+, ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और मिमिक टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, यही है 23 का है, जरा ये देखिए। ये देखने के बाद ना क्वेश्चन जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ मैं उसको लिखूंगा, चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन और अलावा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, और ऐसा क्वेश्चन है पढ़ते वक्त तो हाथ पाँव पहले फूल गया होगा। जो बच्चे पहली बार उसको पढ़े होंगे ना, अगर उनके पास अगर रिजल्ट ध्यान में नहीं रहा होगा तो डेफिनेटली वो देखने के बाद उनकी हालत ख़राब हो गई होगी। और ऐसे क्वेश्चन अगर 4-5 अगर एग्ज़ाम में दिखाई दे जाए तो फिर आता हुआ क्वेश्चन भी जो है ना वो जैसे लगता है कि यार तो कुछ पढ़े ही नहीं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, सब भूल जा रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसा होता है। तो उसके लिए जो है ना आपका जो माइक्रो नोट और जो रिजल्ट की मैं बार बार बात करता रहता हूँ ना, वो आपके काम आ जाएगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेकर रहा हूँ और उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है, पहले मैं क्वेश्चन डिटेल्स में लिख दूँ, आप वीडियो को भगा करके देख लेना। मैं पहले क्वेश्चन लिख दूँ तो अब मैं इसकी मैं बात करूँगा। क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था और 2023 में था, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि लेट px इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 57 57 है भाई, 5 ज़रा सही से लिखो यार, प्लस 3x रेज टू दी पावर 10 माइनस 21x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21 एंड QX एक डिफाइन किए हैं। क्या कह रहे हैं साहब कि PX प्लस समेसन जे वेरी फ्रॉम 1 to 57। देखिए हाथ पाँव फूल ही नहीं रहा होगा, ये PJ ये लिखा है। नोटेशंस भी खूब अच्छा खासा यूज करते हैं CSIR वालों जैसा। अब वहाँ लिखा है, खैर आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप नर्वस मत होना, सब कुछ IT जैम वाला लिख देता है। PJX क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि डिनोट, चलिए डिनोट जेथ डिराइवेटिव ऑफ PX, ठीक है चलिए। देन द फंक्शन Q एडमिट्स, देन फंक्शन Q एडमिट्स किसको एडमिट कर रहा है, क्या देगा ये, क्या निष्कर्ष निकलेगा। पहला है कि नाइदर ए ग्लोबल
ग्लोबल मैक्सिमम नार ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, बी दिया है, बी भी लिख दें, उसी पे बात चलाया है ये कि ये ग्लोबल मैक्सिमम है। ग्लोबल मैक्सिमम तो समझ में आ रहा है ना, पूरे रियल नंबर पे, बट नॉट ए ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम होता है सी ऑप्शन जो है, एक ग्लोबल मिनिमम और एक डिफिनिट रेंज में मिनिमम मैक्सिमम होता है, वो ग्लोबल नहीं होता है, पता है ना। मिनिमम बट नॉट ए ग्लोबल मैक्सिमम। और जो ऑप्शन डी है वो ये कह रहा है ए ग्लोबल मैक्सिमम एंड ए ग्लोबल मिनिमम। वो सब बातें अनार पे हैं, जितनी बातें हैं सब अनार पे हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है। एक नंबर क्वेश्चन था ये, 5 था, स्टार्टिंग का कितना जबरदस्त झटका है। हालांकि एक रिजल्ट है और उस रिजल्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ और आप भी उसको नोट करिए। अगेन उस रिजल्ट पे IIT JAM वाला क्वेश्चन बनाएगा और यही सब पूरा पात आपसे पूछेगा, बदमाशी करेगा। और हमने कहा भी था कि बदमाशी ही पकड़नी है, तो रिजल्ट क्या है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट करिए उस रिजल्ट को और सीरियसली इसको नोट करिएगा, क्योंकि इस पर IIT JAM वाला अगेन गेम खेलेगा, अगले साल भी गेम खेलेगा। क्वेश्चन आएगा, लगाएंगे तो हम दिखाएंगे। अभी तो 23 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, और बहुत सारे हम PYQ सॉल्व करेंगे, PYQ IIT JAM के रियल एनालिसिस के, जहाँ दिखाएंगे। देखिए सब इस रिजल्ट का कितना यूज़ किया गया। अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है Px a, तो ये हमारा जो पॉलिनॉमियल अगर ऐसा हो an x रेज टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n डॉट 1 लास्ट में a नॉट, अगर ये कोई मेरे पास पॉलिनॉमियल है, ऐसा कोई पॉलिनॉमियल गिवन है, तो ये जो मैक्सिमम और जो मिनिमम की जो बात आती है किस रिजल्ट पे आएगी, उस रिजल्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ। और सीरियसली इसको आप नोट करिए। अगर तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो तो फिर इसके देखने कोई मतलब नहीं है। एक मैं पूरे यहाँ इंटायर द रिजल्ट की ही बात कर ले रहा है। अगर n हमारा यहाँ आड है, n इज आड एंड an ग्रेटर देन 0, तो जो पॉलिनॉमियल की एक ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, सबको पता है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ हमारा अगर n की डिग्री आड है और an अगर पॉजिटिव है, जैसे कुछ अगर इस टाइप का हो, जैसे हम बड़ा इजी एक एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो कि यहाँ एक्स क्यूब आ गया, यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ an जो है हमारा व्हाट, an इज द 1, मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो गया। डिग्री इसकी मेरी आड है, तो इसका जो एक ग्राफ का जो नेचर आता है ना, अगर x प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो प्लस की ओर जाएगा, x अगर माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है तो माइनस जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ यूं होता है, इस टाइप कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब क्या है कि इसका जो इंड जो बिहेवियर होगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी की ओर मूवमेंट करता है और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी की ओर मूवमेंट करता है। इस टाइप का एक ग्राफ बनता है। कब बनता है? जब an की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और जो n हो वो आड हो। ठीक, ओके। इस ग्राफ को बनाइए सीरियसली, जो कह रहे हैं तभी ये टारगेट पूरा होगा, अदरवाइज नहीं। आप देखेंगे अगली साल IIT JAM वाला अगेन एक क्वेश्चन सेट करेगा पॉलिनॉमियल पे और इसी को घुमा के पूछेगा। नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाइए। अगर यहाँ क्या हो हमारा कि an लेस देन 0 हो जाए और n हमारा n इज आड ही रहे तो क्या होगा? जैसे कुछ लाइक ऐसा हो जाए माइनस एक्स क्यूब हो जाए, ऐसा अगर है तो फिर क्या होता है? अगर x इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है तो जो लास्ट जो बिहेवियर होगा ग्राफ का वो माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा।
अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है तो प्लस की ओर हो जाता है। मतलब क्या कि ग्राफ का जो मेरा बिहेवियर होता है ना कुछ ऐसा होता है, ऐसे चलता है, ये इस टाइप का बिहेवियर होता है उसका। मतलब क्या कि माइनस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड हो जाता है और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड हो जाता है। तो अगर ए एन लेस देन जीरो है, एन नॉट है, तो फिर ऐसा ग्राफ बनता है, नेचर ऐसा होता है। और अगर ए एन ग्रेटर देन जीरो है और एन नॉट है तो फिर ये नेचर हमारा होता है। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। अब एक बात और है कि अब अगर मेरा एन जो है ना वो पॉजिटिव है, मतलब इवन है, मतलब कुछ इस टाइप का है, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया एक्स रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, इसका नेचर कैसा होगा। अगर हम x प्लस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी प्लस आएगा, x जगह माइनस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी प्लस आएगा। तो इस ग्राफ का जो नेचर होता है ना कुछ इस टाइप का बनता है और उसका इंड बिहेवियर ऐसा होता है। मतलब प्लस इन्फिनिटिव पे प्लस इन्फिनिटिव देगा, माइनस इन्फिनिटिव पर भी प्लस इन्फिनिटिव देगा, इस तरह का वो नेचर होता है। एग्जैक्ट ये नहीं होगा, दिस इज द नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वो इवन डिग्री का है, मतलब यहाँ हमारा क्या है कि ए एन ग्रेटर देन जीरो है और ए एन इज एन इवन, ऐसा है तब होगा। लास्ट बना लें, यहाँ थोड़ी कम जगह है लेकिन बना ले रहे हैं, बट आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। लास्ट क्या है कि ए एन हमारा लेस देन जीरो है और यहाँ एन इवन तो वही है, एन इज इवन, एन इज एन इवन। अब क्या होगा, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ इस टाइप का हो गया। अब अगर यहाँ x अगर प्लस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी ये माइनस आएगा, अगर x की जगह आप माइनस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी माइनस इन्फिनिटिव आएगा। मतलब उसका जो इंड जो बिहेवियर है उस पॉलिनोमियल का वो हमेशा माइनस इन्फिनिटिव की ओर ही टेंड होगा। अगर प्लस इन्फिनिटिव की ओर चलेंगे तब भी नीचे आएगा, माइनस इन्फिनिटिव की ओर चलेंगे तब भी नीचे की ओर आएगा। मतलब उसका कुछ बिहेवियर ना इस यूँ टाइप का होता है। मतलब वो माइनस इन्फिनिटिव पे माइनस इन्फिनिटिव देता है, प्लस इन्फिनिटिव पर भी माइनस इन्फिनिटिव देता है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द ग्राफ। ये बना लो पूरा ध्यान से और सीरियसली बना लो। अब देखो, अब अगर जिसको ये रिजल्ट, अब ये रिजल्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। ए एन ग्रेटर देन जीरो, ए एन लेस देन जीरो, एन इवन एंड ऑड, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ऑलवेज कीप इन माइंड। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है इस लेवल का, उसको ये ग्राफ उसके दिल और दिमाग में बैठना चाहिए। अगर ये ग्राफ है उसके पास तो फिर उसके लिए क्वेश्चन गेम है। अदरवाइज अगर ये कोई क्वेश्चन देखेगा एग्जाम के दौरान ना तो उसका हाथ पाँव फूल गया होगा, वो डिस्टर्ब हो गया होगा। या देखिए यहाँ क्या है, यहाँ QX के बारे में पूछा है वो कि QX का नेचर कैसा होगा, और QX इज ए पॉलिनोमियल है, PX प्लस दिस मच। अब ये देखो ना, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। PX की जो डिग्री है वो कैसी है भाई, 57। उसके बाद जो यहाँ डिफरेंशिएशन है वो 57 तक है। उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 से लेके, तो जो पॉलिनोमियल आएगा कंबाइंड, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री x रेज टू द पावर 57, ठीक है। और वहाँ जो ए एन होगा यानी QX इज ए पॉलिनोमियल, QX इज ए पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में n जो है हमारा 57 है, मतलब मैक्स उसकी जो डिग्री है, और ये 57 पक्का हमारा क्या है, ऑड है। दिस इज द ऑड। और यहाँ जो ए एन है उसकी वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन जीरो। अब बस देख लीजिए, ऑड है और ए एन ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर यहाँ कौन सी कंडीशन है, वो ऑड है, ए एन ग्रेटर देन जीरो, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। और यहाँ क्वेश्चन किस पे बना है, ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम पे बना है। और ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम इंटायर डोमेन पे बात की जाती है। लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी होता है, जहाँ उसकी वैल्यू मिक्स मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है वो देखते हैं। इंटायर डोमेन में जब हम बात करते हैं फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, तो वो हमारा जो होता है ग्लोबल की बात आती है। तो ऑप्शन ये है कि नाइदर ए ग्लोबल मैक्सिमम और नार ए ग्लोबल मिनिमम। मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के जो ग्राफ का नेचर होगा ऐसा होगा। अब क्या देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। मतलब क्या है, नाइदर मैक्सिमम एग्जिस्ट नार मिनिमम। तो यहाँ ग्लोबल कहते हैं ना, जब इंटायर डोमेन पे आप चलते हैं तो उसको हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट देते हैं। एक लोकल भी होता है। लोकल का मतलब जब हम कोई डिफिनिट की बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम है मिनिमम नहीं है, जैसे अगर यहाँ देखें तो यहाँ मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, बट अगर ग्लोबल की बात करेंगे तो ग्लोबल ऐसा नहीं है। तो फिर तो हो गया, ये ग्राफ सफिशिएंट है, फिर तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट ईयर। अब बाकी एग्जामिनेशन हाल में देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो फिर टाइम तो किल थोड़ी करना है, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे वो, राइट। अगर बाकी लोकल की बात पूछी तो टेक्निकल क्वेश्चन बनता, तो वहाँ तो क्वेश्चन 2 नंबर में जाता।
लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन है इसलिए उसको ऐसा किया गया। बट ये कोई अगर देखा होगा, ऐसे लगाने कोई प्रयास करेगा और रूट्स की बात करेगा तो फंस जाएगा कि कहाँ मैक्सिमम मिलेगा कहाँ मिनिमम मिलेगा। नहीं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए पॉलिनॉमियल का है तो ओनली यूज दिस कंसेप्ट। जब भी पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम मिनिमम की बात होगी ये क्वेश्चन या नहीं, ये जो रिजल्ट हमने लिखा है ये रिजल्ट पर्याप्त होगा उन सभी ऑप्शनों को इल्यूमिनेट करने का या सही ऑप्शन जो है चॉइस करने का। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं, ज़रूर कमेंट करें वीडियो लेक्चर कैसा लगा है या आप और क्या चाहते हैं। आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए अगेन हम वीडियो लेक्चर्स को लोड करेंगे। वीडियो लेक्चर्स को लोड करने का मतलब है कि आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम पूरा जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद। तो ये हमारा जो पॉलिनॉमियल अगर ऐसा हो an x रेज टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस n डॉट 1 लास्ट में a नॉट, अगर ये कोई मेरे पास पॉलिनॉमियल है, ऐसा कोई पॉलिनॉमियल गिवन है, तो ये जो मैक्सिमम और जो मिनिमम की जो बात आती है किस रिजल्ट पे आएगी उस रिजल्ट को मैं लिखने जा रहा हूँ। और सीरियसली इसको आप नोट करिए। अगर तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो तो फिर इसके देखने कोई मतलब नहीं है। एक मैं पूरे यहाँ इंटायर द रिजल्ट की ही बात कर ले रहे हैं। अगर n हमारा यहाँ आड है, n इज आड एंड an ग्रेटर देन 0, तो जो पॉलिनॉमियल की एक ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, सबको पता है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ हमारा अगर n की डिग्री आड है और an अगर पॉजिटिव है, जैसे कुछ अगर इस टाइप का हो, जैसे हम बड़ा इजी एक एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो कि यहाँ एक्स क्यूब आ गया, यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ an जो है हमारा व्हाट an इज द 1, मतलब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो गया, डिग्री इसकी मेरी आड है। तो इसका जो एक ग्राफ का जो नेचर आता है ना, अगर x प्लस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा तो प्लस की ओर जाएगा, x अगर माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड कर रहा है तो माइनस जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ यूं होता है, इस टाइप कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब क्या है कि इसका जो इंड जो बिहेवियर होगा प्लस इन्फिनिटिव पे प्लस इन्फिनिटिव की ओर मूवमेंट करता है और माइनस इन्फिनिटिव पे माइनस इन्फिनिटिव की ओर मूवमेंट करता है। इस टाइप का एक ग्राफ बनता है। कब बनता है? जब an की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और जो n हो वो आड हो। ठीक, ओके, इस ग्राफ को बनाइए सीरियसली, जो कह रहे हैं तभी ये टारगेट पूरा होगा, अदरवाइज नहीं। आप देखेंगे अगली साल IT जैम वाला अगेन एक क्वेश्चन सेट करेगा पॉलिनॉमियल पे और इसी को घुमा के पूछेगा। नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाइए। अगर यहाँ क्या हो हमारा कि an लेस देन 0 हो जाए और n हमारा n इज आड ही रहे तो क्या होगा? जैसे कुछ लाइक ऐसा हो जाए माइनस एक्स क्यूब हो जाए, ऐसा अगर है तो फिर क्या होता है? अगर x इन्फिनिटिव की ओर टेंड करता है तो जो लास्ट जो बिहेवियर होगा ग्राफ का वो माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। अगर x माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड करता है तो प्लस की ओर हो जाता है। मतलब क्या कि ग्राफ का जो मेरा बिहेवियर होता है ना कुछ ऐसा होता है, ऐसे चलता है, ये इस टाइप का बिहेवियर होता है उसका। मतलब क्या कि माइनस इन्फिनिटिव पे प्लस इन्फिनिटिव की ओर टेंड हो जाता है और प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव की ओर टेंड हो जाता है। तो अगर an लेस देन 0 है, n आड है, तो फिर ऐसा ग्राफ बनता है, नेचर ऐसा होता है। और अगर an ग्रेटर देन 0 है और n आड है तो फिर ये नेचर हमारा होता है। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। अब एक बात और है कि अब अगर मेरा n जो है ना वो पॉजिटिव है, मतलब इवन है, मतलब कुछ इस टाइप का है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया x रेज टू दी पावर 4, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, इसका नेचर कैसा होगा? अगर हम x प्लस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी प्लस आएगा, x जगह माइनस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी प्लस आएगा। तो इस ग्राफ का जो नेचर होता है ना कुछ इस टाइप का बनता है और उसका इंड बिहेवियर ऐसा होता है। मतलब प्लस इन्फिनिटिव पे प्लस इन्फिनिटिव देगा, माइनस इन्फिनिटिव पर भी प्लस इन्फिनिटिव देगा। इस तरह का वो नेचर होता है। एग्जैक्ट ये नहीं होगा, दिस इज द नेचर ऑफ द पॉलिनॉमियल। अगर वो इवन डिग्री का है, मतलब यहाँ हमारा क्या है कि an ग्रेटर देन 0 है और n इज एन इवन, ऐसा है तब होगा। लास्ट बना लें, यहाँ थोड़ी कम जगह है लेकिन बना ले रहे हैं, बट आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा।
लास्ट क्या है कि an हमारा लेस देन 0 है और यहाँ n इवन तो वही है, n इज इवन, n इज एन इवन। अब क्या होगा, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ इस टाइप का हो गया। अब अगर यहाँ x अगर प्लस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी ये माइनस आएगा, अगर x की जगह आप माइनस इन्फिनिटिव लिखेंगे तब भी माइनस इन्फिनिटिव आएगा। मतलब उसका जो इंड जो बिहेवियर है उस पॉलिनॉमियल का वो हमेशा माइनस इन्फिनिटिव की ओर ही टेंड होगा। अगर प्लस इन्फिनिटिव की ओर चलेंगे तब भी नीचे आएगा, माइनस इन्फिनिटिव की ओर चलेंगे तब भी नीचे की ओर आएगा। मतलब उसका कुछ बिहेवियर ना इस यू टाइप का होता है। मतलब वो माइनस इन्फिनिटिव पे माइनस इन्फिनिटिव देता है, प्लस इन्फिनिटिव पर भी माइनस इन्फिनिटिव देता है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ द ग्राफ। ये बना लो पूरा ध्यान से और सीरियसली बना लो। अब देखो, अब अगर जिसको ये रिजल्ट, अब ये रिजल्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए, an ग्रेटर देन 0, an लेस देन 0, n इवन एंड ऑड, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ऑलवेज कीप इन माइंड। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है इस लेवल का, उसको ये ग्राफ उसके दिल और दिमाग में बैठना चाहिए। अगर ये ग्राफ है उसके पास तो फिर उसके लिए क्वेश्चन गेम है। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन देखेगा एग्जाम के दौरान ना, तो उसका हाथ पाँव फूल गया होगा, वो डिस्टर्ब हो गया होगा। या देखिए यहाँ क्या है, यहाँ QX के बारे में पूछा है वो कि QX का नेचर कैसा होगा, और QX इज ए पॉलिनॉमियल है, PX प्लस दिस मच। अब ये देखो ना, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। PX की जो डिग्री है वो कैसी है भाई, 57। उसके बाद जो यहाँ डिफरेंशिएशन है वो 57 तक है। उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 से लेके, तो जो पॉलिनॉमियल आएगा कंबाइंड, ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री x रेज़ टू द पावर 57, ठीक है। और वहाँ जो an होगा, यानी QX इज ए पॉलिनॉमियल, QX इज ए पॉलिनॉमियल, उस पॉलिनॉमियल में n जो है हमारा 57 है, मतलब मैक्स उसकी जो डिग्री है, और ये 57 पक्का हमारा क्या है, ऑड है। दिस इज द ऑड। और यहाँ जो an है उसकी वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 0। अब बस देख लीजिए, ऑड है और an ग्रेटर देन 0 है, तो फिर यहाँ कौन सी कंडीशन है, वो ऑड है, an ग्रेटर देन 0, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। और यहाँ क्वेश्चन किस पे बना है, ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम पे बना है। और ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम इंटायर डोमेन पे बात की जाती है। लोकल मैक्सिमम मिनिमम भी होता है, जहाँ उसकी वैल्यू मिक्स, मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है वो देखते हैं। इंटायर डोमेन में जब हम बात करते हैं फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है, तो हमारा जो होता है ग्लोबल की बात आती है। तो ऑप्शन ये है कि नाइदर ए ग्लोबल मैक्सिमम और नार ए ग्लोबल मिनिमम। मतलब ये है कि ये जो पॉलिनॉमियल है उस पॉलिनॉमियल के जो ग्राफ का नेचर होगा ऐसा होगा। अब क्या देख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी। मतलब क्या है, नाइदर मैक्सिमम एग्जिस्ट नार मिनिमम। तो यहाँ ग्लोबल कहते हैं ना, जब इंटायर डोमेन पे आप चलते हैं तो उसको हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट देते हैं। एक लोकल भी होता है। लोकल का मतलब जब हम कोई डिफिनिट की बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम है मिनिमम नहीं है, जैसे अगर यहाँ देखें तो यहाँ मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, बट अगर ग्लोबल की बात करेंगे तो ग्लोबल ऐसा नहीं है। तो फिर तो हो गया, ये ग्राफ सफिशिएंट है, फिर तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट ईयर। अब बाकी एग्जामिनेशन हॉल में देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो फिर टाइम तो किल थोड़ी करना है, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे वो, राइट। अगर बाकी लोकल की बात पूछी तो टेक्निकल क्वेश्चन बनता, तो वहाँ तो क्वेश्चन 2 नंबर में जाता, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए उसको ऐसा किया गया। बट ये कोई अगर देखा होगा, ऐसे लगाने का कोई प्रयास करेगा और रूट्स की बात करेगा तो फंस जाएगा कि कहाँ मैक्सिमम मिलेगा कहाँ मिनिमम मिलेगा। नहीं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए पॉलिनॉमियल का है तो ओनली यूज दिस कंसेप्ट। जब भी पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम मिनिमम की बात होगी, ये क्वेश्चन या नहीं, ये जो रिजल्ट हमने लिखा है ये रिजल्ट पर्याप्त होगा उन सभी ऑप्शनों को इल्यूमिनेट करने का या सही ऑप्शन जो है चॉइस करने का। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं, ज़रूर कमेंट करें वीडियो लेक्चर कैसा लगा है या आप और क्या चाहते हैं। आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए अगेन हम वीडियो लेक्चर्स को लोड करेंगे। वीडियो लेक्चर्स को लोड करने का मतलब है कि आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम पूरा जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।